नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां चरम पर है और पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और तमाम राजनीतिक दलों का फोकस अब दूसरे चरण के मतदान पर है, जो 14 फरवरी को होना है। और दूसरे चरण में 9 जिलों के कुल 55 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा, लेकिन इस दूसरे चरण के मतदान में उत्तर प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। एक तरफ जहां योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना, गुलाबो देवी और बलदेव सिंह औलख चुनाव मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी, कमाल अख्तर और महबूब अली जैसे कद्दावर नेता हैं, जिनके भाग्य का फैसला 14 तारीख को होना है। दूसरे चरण के चुनाव में 9 जिले सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर की 55 विधानसभाओं में होने वाले मतदान में कुल 886 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें सबसे अधिक 15 उम्मीदवार कांठ, बरेली, कैंट और शाहजहांपुर में है। खास बात यह है कि दूसरे चरण के चुनाव में किसी विधानसभा सीट पर 15 से ज्यादा उम्मीदवार नहीं है, लिहाजा इन सभी विधानसभाओं में सिर्फ एक ईवीएम इस्तेमाल में लाई जाएगी। बताते चले कि ईवीएम में 16 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए जा सकते हैं। तो दूसरे चरण में 8 विधानसभा सीटें जो है वो आरक्षित श्रेणी में है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों की बात करें तो इनमें से 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि एक सीट सपा के खाते में गई थी। आपको बता दें कि इस चरण में 8 ऐसी सीटें हैं जिस पर 2017 मामूली मतों के अंतर से हार जीत का फैसला हुआ था, जिसमें 5 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी और 3 सीटें सपा ने जीत ली थी। तो अब जो दिग्गज नेता हैं उनका समीकरण भी आपको समझा देते हैं कि आखिर दिग्गज नेता जो चुनावी मैदान में है उनका क्या समीकरण है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री शाहजहांपुर से सुरेश खन्ना की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और रालोद समाजवादी पार्टी का गठबंधन आमने सामने है और शाहजहांपुर के सदर सीट से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना चुनाव मैदान में है, जिनकी टक्कर समाजवादी पार्टी के तनवीर खान से है। और बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर सर्वेश चंद्र मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है। 2017 में चुनाव में सुरेश खन्ना ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 16,000 से ज़्यादा मतों से हरा दिया था। तो वहीं अब रामपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर जेल में बंद आजम खान क्या अपनी जीत का सिलसिला जारी रख पाएंगे। तो वहीं ये भी बता दें आपको, शाहजहांपुर से मंत्री सुरेश खन्ना लगातार 8 बार से विधायक हैं और इस बार 9वीं बार उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, लेकिन इस बार मामला कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कैबिनेट मंत्री हैं, इसका असर जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं तनवीर खान, वो भी लगातार कई बार चेयरमैन रह चुके हैं और इस बार जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। साथ ही बहुजन समाजवादी पार्टी से सर्वेश चंद्र मिश्रा हैं और साथ ही क्या जेल में बंद आजम खान जारी रख पाएंगे जीत का सिलसिला, ये भी अब खास तौर पर रह सकता है, क्योंकि इस बार रामपुर से आजम खान जेल से चुनाव लड़ रहे हैं और इसी तरह रामपुर सदर सीट से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान चुनाव मैदान में है, जो सीतापुर जेल में बंद हैं और जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। और सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने आजम खान के सामने आकाश सक्सेना को अपने प्रत्याशी बनाया है और वहीं बहुजन समाज पार्टी ने शंकर लाल सैनी को मैदान में उतारा है। माना जा रहा है कि इस बार आजम खान की राह आसान नहीं है, क्योंकि वो जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये एक फैक्टर माना जा सकता है। साथ ही बीजेपी छोड़ सपा में आए धर्म सिंह सैनी को क्या जीत मिल पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बीजेपी सरकार में मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी पार्टी छोड़ने के बाद से सपा के टिकट पर सहारनपुर से नकुल विधानसभा से चुनाव मैदान में है और यहां पर उनका सामना बीजेपी के मुकेश चौधरी से है। माना जा रहा है कि इस सीट पर भी कड़ी टक्कर होने वाली है। और सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां से हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही राजकुमार जायसवाल हमारे साथ अमेठी से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या लगता है इस बार जिस तरीके से दूसरे चरण का चुनाव होने है और इसी में कई जो मंत्री हैं उनकी भी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी हुई है। दूसरे चुनाव में हम बात कर ले वित्त मंत्री की सुरेश खन्ना की, तो वो इस बार दूसरे चरण में चुनावी मैदान में है। और अगर हम बात कर लें धर्मपाल सैनी की, सपा सरकार में मंत्री रहे हैं, वो भी अब चुनाव मैदान में है और दूसरे चरण में चुनाव होना है। गुलाबो देवी की बात कर लें, वो भी, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। क्या लगता है?
देखिए देखिए, बिल्कुल जो बात आपने कही वो बिल्कुल सही, और कहीं कहीं 9 जिलों में 55 सीटों पर चुनाव होना है, हम्म। जिसको लेकर कई बड़े दिग्गज जो मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में रह चुके हैं, हम्म। उन कहीं ना कहीं उनकी अब प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। हम्म। प्रतिष्ठा दांव पर उनकी भी लगी है, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की भी लगी है, क्योंकि जो 55 सीटें हैं, इन 55 सीटों में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है, और मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ा कर सकता है, क्योंकि रामपुर से आजम खान लड़ रहे हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला खान लड़ रहे हैं। तो ऐसे कई जो दिग्गज है, हालांकि सीतापुर जेल में है आजम खान, और उनके बेटे अब्दुल्ला वो रिहा हो चुके हैं, और हालांकि अपने पिता के लिए भी प्रचार कर रहे हैं और अपने लिए भी प्रचार कर रहे हैं। तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों को सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र है वहां पर ज्यादा है, और लगभग 2 करोड़ से अधिक मतदाता, लगभग 586 प्रत्याशियों का जो भाग्य है, उसका फैसला कहीं ना कहीं 14 फरवरी के दिन होगा, और कहीं ना कहीं सुबह 7 बजे से और शाम 6 बजे तक ये मतदान किया जाएगा। प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। सुरेश खन्ना हो भारतीय जनता पार्टी से, गुलाबो देवी हो, धर्म सिंह सैनी जो कि बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी पे आए हैं, उनकी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कांटे की टक्कर बिल्कुल कल दूसरे चरण में देखने को मिलेगी, और साफ ये कहा जा सकता है कि अब ये किस्मत होगी जो 10 मार्च को आखिरकार किसकी किस्मत का जो कल पिटारा बंद होगा, जब वो खुलेगा, तो आखिरकार किसकी किस्मत खुलेगी, ये तो कहीं ना कहीं जनता जनार्दन तय करेगी। राजकुमार जायसवाल हमारे साथ अमेठी से मौजूद हैं। राजकुमार, अमेठी का जो समीकरण है वो हम आपसे समझना चाहेंगे। राजकुमार जी दीक्षित, ये आपको बता दें कि अमेठी में जो है ये 5वें चरण में 27 तारीख को मतदान है, और ऐसे में यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 विधानसभा हैं, जिनमें से जो है भाजपा और सपा को कड़ी टक्कर मिल रही है। दोनों आपस में प्रतिद्वंदी उतार दिए हैं। अंतिम जिस दिन जो है यहाँ पे नामांकन था, उस दिन जो है अमेठी की 186 विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस ने जो है अपना प्रत्याशी उतारा था, जिसमें जो है अगर भाजपा की देखा जाए तो 186 विधानसभा सीट से राजा संजय सिंह, जो कि कई बार मंत्री और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, तो ऐसे में वो जो है मैदान में उतरे हैं, जिनकी सीधी टक्कर अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे सपा के कद्दावर नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति, जो कि वर्तमान समय में जेल में है और वो जो है सजायाफ्ता भी हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं टक्कर देखी जा रही है। उनकी पत्नी जो है यहाँ पे मैदान में है, और वहीं पर अगर देखी जाए 185 विधानसभा, तो वहां पे भी जो है कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर देखी जा रही है। ऐसे में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो समीकरण ये बन रहा है कि अमेठी में पूरी तरीके से जो है भाजपा और सपा में जो है सीधी टक्कर है, वहीं पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी खाता खुलने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। जी जितेंद्र चौहान, आपके पास लौटूंगा, लेकिन बिलासपुर विधानसभा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर योगी सरकार के एकमात्र सिख मंत्री बलदेव सिंह औलख मैदान में है, तो इस बार क्या असर रहेगा? बिलासपुर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, किसानों का अच्छा खासा मात्रा है, लेकिन जिस तरीके से बलदेव सिंह औलख जो हैं, इस बार किसानों की राजनीति, किसान जो हैं खासा नाराज दिख रहे हैं बीजेपी से, तो क्या ये असर देखने को मिलेगा? देखिए, बात करें किसानों की, तो जिस तरह से किसान आंदोलन चला और बड़े लंबे समय तक चला, उसके बाद कहीं ना कहीं भारत सरकार को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कानून वापस लेना पड़ा, तो किसान जाहिर सी बात है कि नाराज जरूर आ रहा है। और जिस तरह बलदेव सिंह औलख भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं और एक मात्र सिख कहा जा सकता है कि वो प्रत्याशी हैं, तो वो साफ तौर पर थोड़ा सा किसानों की नाराज जिस तरह से पहले चरण में चुनाव हुआ और जो ताबड़तोड़ वोटिंग हुई, उन वोटिंगों में साफ नजर आ गया कि जनता कहीं ना कहीं जो सत्ता के कहा जा सकता है कि काफी वोट बैंक उन्होंने तेजी से हुआ। आप देखते हैं कि दूसरे चरण में क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कल के दूसरे चरण का मतदान होना है, उसमें थोड़ा सा मुश्किलों को सामना करना पड़ेगा। और बलदेव सिंह औलख जहाँ किसानों की नाराजगी थोड़ी सी चैन है, क्योंकि हालांकि मनाने में लगे हुए हैं वो, और कहीं ना कहीं बीजेपी भी इसको मनाने में लगी है, तो ये साफ होगा कि आखिरकार क्या होना है क्या नहीं हो। लेकिन कल के बाद ये फैसला तय हो पाएगा कि आखिरकार सुरेश खन्ना की किस्मत में, बलदेव सिंह औलख की, गुलाब देवी की, और कहीं ना कहीं धर्म सिंह सैनी की ऐसे, और रामपुर से आजम खान, इन सब की किस्मत कल लिखी जाएगी और जनता जनार्दन तय करेगी कि आखिरकार क्या। लेकिन समीकरण साफ है, क्योंकि कल मुस्लिम बाहुल्य और साथ ही साथ किसान, उन दोनों का सामना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। ये फैसला कल होगा कि आखिरकार नाराज हैं या उनके कामों से जो पिछली सरकार है उनसे खुश रही जनता।
जितेंद्र, लेकिन एक चीज और भी साफ होती नजर आ रही पहले चरण के चुनाव को लेकर, जिस तरीके से बीजेपी दम भरती हुई नजर आ रही 300 प्लस सीटों का, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम 400 से ज्यादा सीटें लेके आएंगे, लेकिन जिस तरीके से पहले चरण का मतदान हुआ उसमें कांटे की टक्कर देखने को मिली है, कोई 19-20 नहीं देखने को मिला है। तो ऐसे में क्या लगता है दूसरे चरण के मतदान को लेकर, क्या किसके साथ जनता जाना चाहेगी, क्योंकि एम वाई फैक्टर भी साथ देगा, क्योंकि अगर हम पश्चिमी यूपी की ज्यादा से ज्यादा सीटें हैं और यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, साथ ही यादव वोट बैंक भी है, तो एम वाई फैक्टर किसके साथ जाना चाहेगा? देखिए, एम वाई फैक्टर हमेशा कहीं ना कहीं इस फैक्टर को लेकर समाजवादी चली है, और कहीं ना कहीं यादव मुस्लिम इन सबको कहीं ना कहीं इकट्ठा करने के लिए समाजवादी पार्टी ने कोशिश की 2012 में, और 2012 में उनका फैक्टर भी अच्छा भी साबित हुआ था। एम वाई फैक्टर पे इसलिए कल समाजवादी काम करेगी क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम बाहुल्य कल ज्यादातर जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और मुस्लिम बाहुल्य जो वोट बैंक है वो हमेशा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिलता नजर आया है। और हालांकि ये जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं बदला था, क्योंकि मुस्लिमों को वोट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी में पड़ा था, और इस बार क्योंकि उसकी वजह, क्योंकि जो ट्रिपल तलाक का कानून था, इस तरह के जो भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिए थे उस पे कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक गिरे थे, और इस बार समाजवादी पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है कि मुस्लिमों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की जा रही है, यादव को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अब इस बात अगर समाजवादी पार्टी की लिस्ट में देखेंगे तो लिस्ट में साफ नजर आएगा आपको कि उसमें ज्यादातर जो कैंडिडेट है वो मुस्लिम अपनी उन्होंने टिकट दिए हैं। तो ये फैक्टर कितना काम करेगा, क्योंकि एम वाई फैक्टर तो समाजवादी पार्टी हमेशा लेके चली है। आप देखते हैं कि समाजवादी फैक्ट्री जो फैक्टर चलता है ये समाजवादी पर असर करेगा या भारतीय जनता पार्टी का जादू एक बार फिर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में चलेगा। लेकिन जितेंद्र चौहान जी, एक चीज और भी साफ होती नजर आ रही कि इस बार जो बाहुबली हैं वो जेल में है, चाहे मुख्तार अंसारी की बात कर लें और अतीक अहमद की बात कर लें या आजम खान की बात कर लें, जिनकी खासी दिलचस्पी रहती है और अच्छी खासी पकड़ भी रहती है चुनावी मैदान में, और कई बार जेल से भी जीते हैं चुनाव, अगर हम मुख्तार अंसारी की बात कर लें। लेकिन इस बार आजम खान की राह जो है वो मुश्किल होती नजर आ रही। 14 तारीख को रामपुर में वोटिंग होनी है, लेकिन अभी अभी उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल से छूट के आए हैं और वो खुद जेल में हैं। तो ऐसे में क्या इस बार जो लगातार उनके विधायक और सांसद बनने की प्रतिक्रिया चलती आ रही है, क्या इस बार वो टूटती हुई नजर आएगी, या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो उनका मुस्लिम साथ दे देंगे, चाहे वो जेल में हो चाहे वो जमीन पे हो? तो आजम खान का जिस तरह योगी सरकार आई थी और जो हुआ था, जो जमीनें उनकी कब्जा की तो उन्होंने रिहा कराई थी। वहीं कल अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी गए थे रामपुर में प्रचार करने। तो कहीं ना कहीं ये अपनी और वोट बैंक होने के, लेकिन ये साफ अब ये देखने को मिलेगा क्या जो रामपुर से सीट है अब्दुल्ला आजम की हो चाहे आजम खान की, हालांकि आजम खान जेल में है, कितना सिंपैथी के तौर पर आजम खान को वोट पड़ेगा, या जनता जो पिछली बार कई तरह के जनता के जो बयान आए थे कि हमारी जमीन कब्जा की गई, जबरन हमसे लिखवाई गई, इस तरह की कई चीजें जो सामने आई थी वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अब ये जनता क्या रामपुर से एक बार फिर आजम खान को वापस लाना चाहती है या आजम खान जहां है वहीं रखना चाहती है? चलिए, शाहजहांपुर के मंत्री सुरेश खन्ना है, उनकी सीट पर चर्चा कर लेते हैं। उनकी सीट जो है वो लगातार शाहजहांपुर जो है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र रहा है, वहां पर अब प्रत्याशी तनवीर खां है समाजवादी पार्टी से। 2017 में भी वही प्रत्याशी थे, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया और फिर से उन्हें टिकट बांट दिया। लेकिन क्या इस बार सुरेश कुमार खन्ना की जड़ें हिलती हुई दिख रही हैं? लगातार 8 बार से वो विधायक रहे हैं और अब मंत्री भी रहे हैं, तो इसका भी असर क्या देखने को मिलेगा? क्या सुरेश कुमार खन्ना ने पूरी तरीके से काम किया है कि जनता एक बार फिर से उन्हें विधायक बनाए और फिर से उन्हें जो मंत्री पद है उसकी चाबी दे दे? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि सुरेश खन्ना 8 बार से विधायक और 8 बार विधायक होना कहीं ना कहीं मायने रखता है। इस बार मुख्यमंत्री की लिस्ट में भी थे। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि वित्त मंत्री भी बनाए गए और नगर विकास मंत्री भी बनाए गए सुरेश खन्ना। हालांकि उनके पदों में लगातार इजाफा किया था कैबिनेट सरकार ने, वित्त मंत्री भी उनको बनाया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो जाहिर सी बात है कि 8 बार विधायक है और 8 बार विधायक होना कोई कहा जा सकता है कि भरोसा जिस तरह से जनता की सुरेश खन्ना पे, हालांकि विकास किया होगा
जनता का विश्वास जीता होगा, तभी सुरेश खन्ना लगातार 8 बार विधायक रहे हैं। लेकिन तदवीर की बात करें तो वहीं समाजवादी पार्टी ने एक बार पुनः उन पर कहीं ना कहीं दांव खेलने का काम किया है। हालांकि ये हम नहीं कह सकते कि जो तदवीर है उनका वोट बैंक नहीं है और हालांकि वो नहीं जीत सकती, लेकिन इस बात कुछ समीकरण कहा जा सकता है कि बदलाव की ओर जरूर जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह से कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन लगा था, तो चाहे वो और जो अन्य फैसले हैं जो जनता को पसंद नहीं आए, हालांकि कुछ उसमें बदलाव जरूर हो सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में सीटें कहीं ना कहीं कम जरूर नजर आती है, लेकिन साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उनको भी हम कह सकते हैं कि कम सीटों पे आका नहीं जा सकता, लेकिन समाजवादी पार्टी और इस समय भारतीय जनता पार्टी आमने सामने की कांटे की टक्कर है। जनता हालांकि जिन मुद्दों पे नाराज है, उन मुद्दों पे दिग्गजों को भारतीय जनता पार्टी से उतार कर और उनको मनाने की कोशिश की, चाहे वो अमित शाह कैराना गए हों, चाहे वो और बनारस गए हों, इस तरह से प्रधानमंत्री गए हों, इस तरह के कई दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के वो उतरे हुए हैं मैदान में और कोशिश पूरी की जा रही है कि जनता को एक बार पुनः मना जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ फर्क दिखा रहे, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या चाहे वो किसी की ज्वाइनिंग, तो साफ फर्क जरूर दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो दिखाते हैं कि समाजवादी पार्टी में क्या हुआ और भारतीय जनता पार्टी में क्या हुआ, क्योंकि हालांकि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था और कानून व्यवस्था से जनता भी खुश थी कि इस योगी सरकार में कानून व्यवस्था हमेशा अच्छी रही, दंगे नहीं हुए हैं, इस तरह की कई चीजें महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बार राजस्थान हिंदू बनाम मुस्लिम जो वोट बैंक है वो इस बार नहीं चलेगा। इस बार कहीं ना कहीं जनता मूड बदलने की कोशिश में है और साफ तौर पर वो विकास के मुद्दे पर बात करना चाहेंगे। चलिए जितेंद्र चौहान जी, ब्रेक के बाद लौटेंगे राजकुमार जायसवाल के साथ, अमेठी से हमारे बने हुए हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और चुनाव पर चर्चा करेंगे। और जितेंद्र चौहान हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं और हमारे साथ राजकुमार जायसवाल अमेठी से मौजूद हैं। राजकुमार, किन किन सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है? जो 10 मार्च को नतीजे आएंगे उन पर किन के सिर पे ताज जो है वो सजने के चांस बताए जा रहे हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो भाजपा और सपा में इसमें कड़ी टक्कर है और भाजपा का जो सूत्र रहा है, अगर बात की जाए तो कोरोना काल में जिस तरह से भाजपा ने सहायता की और कोरोना काल में जिस तरह से देश को और प्रदेश को कोरोना जैसी भयंकर महामारी से निकाला है, तो कहीं ना कहीं इसका जो है लाभ भाजपा को मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से पलायन और उस तरह से देखने को मिला है, अदर राज्यों से जो है लौटकर यहाँ पे लोग आए हैं और किसानों का आंदोलन जिस तरह से देखने को मिला है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा को एक सीधी टक्कर सपा दे रही है और उसके वजह से कहीं ना कहीं इसकी सीटें भी कम होने के चांसेस हैं। और वहीं पर भाजपा के कम होने से जो है सपा भी अपनी मजबूत स्थिति में देखी जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस का है, तो कांग्रेस का कहीं पे कोई अस्तित्व नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं 1-2 सीटें जो मिलने के चांसेस जो है वही है। लेकिन भाजपा अब की बार जो है कड़ी टक्कर सीधे तौर पर सपा को दे रही है और अब की बार यही लग रहा है कि ज्यादातर सीटें जो है जो भाजपा के कह रहे हैं कि हम निकालेंगे, तो ऐसा चांसेस लग रहा है कि अब की बार भाजपा की सीटें निकलने के ज्यादा चांसेस हैं। जी, लेकिन अमेठी में सीधी टक्कर किसमें देखने को मिल रही है? देखिए, अगर बात की जाए अमेठी की, तो अमेठी में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें अमेठी में जो है सपा और भाजपा में जो है सीधी टक्कर है। और अगर बात की जाए तिलोई की, तो तिलोई में कांग्रेस से जो है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सिंघल जी हैं और वहीं पर वहां के राजा वेंकटेश्वर शरण सिंह जो भाजपा से है और पिछली बार जो है अभी तक जो है वर्तमान में वो विधायक रहे हैं, उनसे सीधी टक्कर देखी जा रही है। और अगर बात की जाए जगदीशपुर की, तो जगदीशपुर में कांग्रेस और भाजपा में टक्कर देखी जा रही है, लेकिन वहां पर भाजपा का खासा विरोध देखा जा रहा है। वहां पर जो मंत्री और विधायक हैं वर्तमान समय में सुरेश पासीर हैं, उनका कहीं ना कहीं जगदीशपुर में खासा विरोध देखने को मिला है। तो उनके विरोध के चलते जो है वहां पे उनको कहीं ना कहीं भाजपा को झटका लगने की उम्मीद है। लेकिन वहीं पर कांग्रेस का जो उम्मीदवार है विजय पासी, वो कहीं ना कहीं अपनी मजबूत स्थिति को दिखाई पड़ रहा है। और अगर देखे जाए गौरीगंज में, तो गौरीगंज में भाजपा और सपा की जो है सीधी टक्कर देखी जा रही है। सपा से जो है वर्तमान में जो विधायक है राकेश प्रताप सिंह वह है, और वहीं पर जो है भाजपा ने भाजपा ने जो है मटियारी जी को जो है मैदान में उतारा है। तो यहाँ पे भी और भाजपा और सपा में सीधी टक्कर
देखी जा रही है। लेकिन अब देखना ये है कि आखिर जनता किस ओर रुख करती है और किसको अपना प्रतिनिधित्व देती है और किसको जो है चुनाव में अपना वोट देकर 10 तारीख को उनके सर पर ताज देती है। जी चलिए लौटूंगा आपके पास, लेकिन जितेंद्र चौहान जी, जिस तरीके से जाटलैंड की बात कर ली जाए तो यहाँ पर सहारनपुर से धर्म सिंह सैनी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो मुकेश चौधरी जो हैं वो बीजेपी से हैं, लेकिन जाटलैंड का फायदा कितना मुकेश चौधरी उठा पाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से सैनी की बिरादरी जो वो कम है और जाटलैंड की बात कर ली जाए तो वहां पर सहारनपुर में ज्यादा जाट रहते हैं, तो मुकेश चौधरी को इसका भी फायदा हो सकता है। लेकिन अब बगावती हो गए हैं तो इसका कितना फायदा बीजेपी उठा पाएगी? देखिए, साफ तौर पे जाटों की बात करें तो जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं जो जाट लैंड है वो कहीं ना कहीं दूसरी ओर आकर्षित कर होती दिखाई दे रही थी। और हालांकि वीरेंद्र चौधरी जो कि जाटों के बीच से आए हैं और जाहिर सी बात है कि उसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पिछली बार जाटों ने विश्वास जताया था और सबसे ज्यादा सीटें का जो कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा वोट बैंक जो जाटों का गिरा था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गिरा था। लेकिन किसान आंदोलन के बाद गन्ना किसान है और नरेश टिकैत है और तमाम जो किसान नेता है उनके बाद कहीं ना कहीं उनके बयानों के बाद और किसान आंदोलन के बाद थोड़ा सा जाट अपने की ओर पीछे घटे थे, क्योंकि उस साफ तौर पर उनका कहना था कि हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी भला नहीं किया, हमारा सिर्फ नुकसान किया। कृषि कानून के मुद्दे पे हो, गन्ने को मुद्दे पे हो, उनके भुगतान को लेकर मुद्दे पर, ऐसी कई से तमाम चीजें हैं जिसके कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा इफेक्ट दिखाई दे, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इस बार की जाट आपकी अपना वोट बैंक बदलेंगे, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे और हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है कि ना भी हो। लेकिन जिस तरह के पहले चरण में मतदान देखने को मिला वहां भी जाटों का प्रभाव था, हालांकि जाट वोट वहां पर उन्होंने दिया और खूब बढ़ के वोटिंग हुई। लेकिन ये इस बार अब ये देखने को मिलेगा कि आखिरकार वीरेंद्र चौधरी को कितना लाभ मिलेगा, क्योंकि जो पाला बदल चुके हैं धर्म सिंह सैनी, क्योंकि सैनियों की थोड़ी सी जो आबादी है वो वहां पर कम है और वीरेंद्र वहीं से चौधरी जो वो जाटों के बीच से आए हैं, कितना मना पाएंगे जाटों को अगर भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बनाया तो देखते हैं कि कितना फायदा होता है। लेकिन अंबाला से इस बार बीजेपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह मैदान में हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए तो राधाकृष्ण शर्मा समाजवादी पार्टी से हैं और बहुजन समाज पार्टी से लक्ष्मण प्रसाद हैं और कांग्रेस के ओमवीर यादव हैं। ओमवीर यादव के इस सीट से चुनाव लड़ने के बाद से हॉट सीट में कन्वर्ट हो गई है। क्या लगता है कि किस तरीके से बीजेपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह की राह कितनी आसान है और कितनी कठिन है? देखिए, धर्मपाल सिंह की राह तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो वोट बैंक है वो डाइवर्ट होता नजर आ रहा है। हालांकि इस बार चुनाव में ये देखने को मिलेगा कि समाजवादी पार्टी को कुछ सीटों पे नुकसान हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन सरकार कौन बनाएगा ये तो अभी तय नहीं। लेकिन प्रत्याशी इस बार जो लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने बहुत धीरे से यूं कहे कि स्लो मोशन में उन्होंने लिस्ट जारी की, बहुत सोच समझ के बहुत आंतरिक सर्वे कराकर उन्होंने अपने प्रत्याशी की लिस्ट उतारा है, क्योंकि ये साफ हो गया था कि किसान आंदोलन हुआ, कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन लगा, कई रोजगार गए, कई बेरोजगार हो गए, घर में बैठ गए, तो उससे थोड़ा सा भी जनता नाराज हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन इस बार जिस तरह के चुनावी वादे किए गए हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैक्टर बदल सकते हैं। हालांकि मैनिफेस्टो की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी मैनिफेस्टो में सबसे ज्यादा समाजवादी मैनिफेस्टो अपनी ओर आकर्षित करता दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने पुरजोर कोशिश की है कि वो वोट बैंक अपनी ओर खींच ले। प्रत्याशी को कितना प्रभाव क्षेत्र पड़ता है ये कल 14 फरवरी को पता चल जाएगा और 10 मार्च को जब पिटारा खुलेंगे किस्मत के, वो कौन किसकी सर पर ताज होगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की सीट, ये तो भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा और इंतजार के बाद ही साफ हो पाएगा। संभल की चंदौसी सीट से गुलाबी देवी मैदान में है, ये भी हॉट सीट बन गई गुलाबी देवी के यहाँ से मैदान में उतरने के बाद से। देखिए, गुलाबो देवी पिछली बार भी विधायक रही और कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री भी बनी गुलाबो देवी, तो जाहिर सी बात है कि वो इस बार सीट उनकी भी निकलती दिखाई देगी, क्योंकि थोड़ा सा उनका प्रभाव ज्यादा पड़ा है। गुलाबो देवी ने जनता की बात, चंबल की जनता की बात की जाए तो गुलाबो देवी वहां काम किया है और जनता से उन्होंने संपर्क भी साधा और जिस तरह से चुनाव प्रचार में नजर आ रहा है थोड़ी सी जनता उनके साथ भी दिखाई दे रही है, क्योंकि कहा कि कद्दावर नेता भी कही जा सकती है गुलाबो देवी और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री भी थी और विधायक भी बनकर आई थी, तो आपकी शायद उनके सामने अभी कोई और नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन गुलाबो देवी की कुछ चांसेस कुछ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं।
राजकुमार जी, जिस तरीके से पश्चिमी यूपी में चुनावी समीकरण है, जिस तरीके से जाटलैंड कहा जाता है, जयंत चौधरी और अखिलेश की जोड़ी वहां पर पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश कर रही है कि इस बार जाटों को मना लिया जाए तो यूपी के लखनऊ को तो फतेह कर ही लिया जाए। तो क्या लगता है, जिस तरीके से पहले चरण के मतदान हुआ उसमें जयंत चौधरी अपना तो वोट नहीं डाल पाए, लेकिन क्या जाटों ने वोट डाल दिया होगा जयंत चौधरी के नाम पर या विकास के नाम पर वोट किया होगा? तो इस बार जो है मुद्दा विकास का ही रहा है और लोग विकास को ही लेके जो है वोट डाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो उनका मैनिफेस्टो है उसमें जो लालच दी गई है या कहा जाए जो लालच दी गई है उसके कारण कहीं ना कहीं वोटों में भी बदलाव आया है। और अगर जाटों की बात की जाए तो जाटों का एक बहुत बड़ा समर्थन सपा को रहा है और इस बार जो है कहीं ना कहीं उनका झुकाव भी उनकी तरफ रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर किस प्रकार से अब की बार वोटिंग होना है और जो वहाँ की सीट है उस पर जो है किस प्रकार से उनको फतेह हासिल होती है। लेकिन वहाँ पे अगर देखा जाए तो भाजपा भी कम नहीं है, वो भी जो है सीधी टक्कर दे रही है। लेकिन अब इसका जो चुनावी समीकरण है जो कह रहा है कि वो कहीं ना कहीं सपा उसमें जो है जयंत चौधरी जो है उसमें कहीं ना कहीं आगे दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए शुक्रिया। तो जिस तरीके से जाटलैंड में चुनाव है और पहले चरण के मतदान के बाद से ये तस्वीरें साफ नहीं हो पाई हैं कि आखिर जाटों ने किस और रुख अपनाया है और तमाम जनता ने किस और रुख अपनाया है। लेकिन अब 14 तारीख को फिर से मतदान है और दूसरे चरण के मतदान का फिलहाल आज चुनाव शोर जो है, प्रचार शोर जो है वो थम जाएगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किसकी ओर जनता जाती है। पश्चिमी यूपी की बात कर ली जाए तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो समाजवादी पार्टी का जो एम वाई फैक्टर है वो भी यहाँ पर काम आएगा। लेकिन अगर जाटलैंड की बात कर ली जाए तो जाट कहीं ना कहीं इस बार खासी नाराज बीजेपी से दिखाई दे रहे हैं। तो इस बार जनता किसके सिर सजाएगी ताज, ये हम बताएंगे आपको एनबी न्यूज पर। बने रहिए आप एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।